हेलो बस्तर ड्रीमर्स। आज तारीख 21 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज हमारे पास संडे है तो आज साइंस एंड टेक के आर्टिकल होंगे डिस्कस करने के लिए। पहला आर्टिकल जो हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है वो एंटीबॉडीज़ के रिगार्डिंग है। एंटीबॉडीज़ में यूजुअली हुआ क्या कि अभी तक क्या हो रहा था कि कोई पर्सन है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और वो उससे ठीक हो जाता है। अगर वो कोरोना वायरस से अगर ठीक हो जाता है तो ये मान लिया जाता था कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो गया है कि एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। ठीक, तो लंदन में क्या हुआ था, यूके ने क्या किया कि यूके ने लोगों को सर्टिफिकेट तक देना स्टार्ट कर दिया था कि ये पर्सन है ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि अब इसकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है जो कोरोना वायरस से लड़ सकता है। लेकिन अभी एक नई रिसर्च सामने आई है। नई रिसर्च क्या कह रही है कि अगर कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुआ और उससे ठीक भी हो गया तो 2 से 3 महीने के बाद होगा क्या कि उसके अंदर वो एंटीबॉडी का लेवल गिरता जाता है। ठीक, अब एंटीबॉडी का लेवल गिरना मीन चिंताजनक कहा जा सकता था, लेकिन जो जैसा कि रिसर्चर्स बता रहे हैं कि होता क्या है कि आपके अंदर एंटीबॉडी कम तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप कोरोना वायरस के अगेन जब आप इन्फेक्टेड होने वाले होते हो तो उस वायरस को मीन न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपका कम वाला एंटीबॉडी है ना वो सफिशियंट होता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी कम हुआ है और आपको दोबारा इन्फेक्शन होने से रोक देगा। लेकिन ये रिसर्च ये बोलता है कि एंटीबॉडी का लेवल दूसरे से तीसरे महीने के बाद कम होता जाता है। अब होता क्या है कि अटैक हुआ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का, आपके होस्ट सेल पर अटैक हो गया तो एंटीबॉडी में डेवलप होती है ग्लोबुलिन्स नामक एक प्रकार का एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होगा। अब सेल के अंदर दो तरह की क्रिया होगी, एक टी सेल और एक बी सेल। अब एंटीबॉडी और टी सेल में क्या है कि रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है कि मीन अगर एंटीबॉडी ज़्यादा रहेगा तो टी सेल कम रहेगा और अगर एंटीबॉडी कम रहेगा तो टी सेल ज़्यादा रहेगा। अब टी सेल बेसिकली है क्या कि इसका काम क्या होता है कि उन सेल्स को जो सेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से खराब हो चुके हैं, टी सेल क्या करता है उनको नष्ट करता है, उनको समाप्त कर देता है। ठीक है, तो टी सेल और उस पर्टिकुलर जो सेल्स है जो मीन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है उसको रिमूव करने का काम करता है टी सेल। और एंटीबॉडी जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद किसी की बॉडी के अंदर बनी है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से यही रिलेशन उसमें दिखाया कि हाँ भाई ये इतना रिलेशन होगा कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा है तो टी सेल कम होगा और अगर टी सेल ज़्यादा है तो एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर कम होगा। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि ठीक है, अब क्या नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकता है कि या 2 से 3 महीने के बाद अगर वो कम हो रहा है तो क्या 6 महीने के बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं, फिर फाइंडिंग बताती है कि नहीं, कह रहे कि जो आपका कम हुआ एंटीबॉडी है कह रहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग तक आपकी बॉडी के अंदर बना रहेगा जो आपकी उस पर्टिकुलर वायरस से आपकी बॉडी की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। जो छोटे छोटे आर्टिकल हैं जो ऊपर वाले इधर वाले, इसमें हुआ क्या है कि अर्जेंटीना में और मंगोलिया में डायनासोर का एग मिला है। ठीक, तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डायनासोर का क्या मिला, हमको एग मिला, कहाँ कहाँ मिला, अर्जेंटीना में मिला और मंगोलिया में मिला। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा कुछ भी जानने के लिए इसमें रेलिवेंट नहीं है। अब यूरोपा नाम का क्या है, सैटर्न का एक प्रकार का मून है। अब वहाँ पर वाटर के पाए जाने की संभावना बढ़ गई है, तो इस वाले आर्टिकल में ये बात बोला गया है। ठीक, अब यूरोपा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूजुअली हो सकता है कि इस स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कि किस वाले मून पे ये चीज़ सर्च किया गया, तो यूरोपा उसका नाम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, आइडेंटिफाइंग ड्रग्स टू फाइट कोविड-19। अब बात कुछ ऐसी है कि इस समय कोरोना वायरस का वैक्सीन तो डेवलप हो नहीं पाया। अब क्या होगा कि हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। अब मेडिसिन भी जो जो मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी है वो खुद में कितनी इफ़ेक्टिव है, वो किस प्रकार से फंक्शन करती हैं, बेसिकली उसी पर वर्क चल रहा है। ठीक है, अब फ्लूडिपायरिन नामक एक प्रकार की मेडिसिन है जो कि डिस्कवर की जा चुकी है। ठीक, फ्लूडिपायरिन नामक एक मेडिसिन है और जिसे कौन बनाएगा, गेलमार्क नामक एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो 103 रुपये का पर टेबलेट पड़ेगा। ठीक, और वो आने वाले वीक में होगा क्या कि ये कोरोना वायरस के से इन्फेक्टेड पर्सन जो भी कोई पर्सन होगा
ठीक, तो उसको वो मेडिसिन दी जा सकती है। आने वाले 1 वीक में ये हर मेडिकल शॉप पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। मीन कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो मेडिसिन है करे वो अब मार्केट में अवेलेबल है। और कौन बना रही है? गैलमार्क बना रही है। लेकिन आर्टिकल में एक बात क्या करते हैं कि आखिर हमने ये जो कंपोनेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं, कह रहे हैं इससे पहले भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि ये मॉलिक्यूल सर्च कैसे किया गया। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया और 3480 के आसपास हमने मेडिसिन को क्या किया? फिल्टर किया। उसमें से भी आउट ऑफ 25 मेडिसिन हमें ऐसे मिले जो कि कोरोना वायरस से क्या है कि इन्फेक्शन को रोकते हैं। अब कोरोना वायरस में होता क्या है कि एक प्रकार की स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि होस्ट सेल में जाती है और उससे बॉन्डिंग बना लेती है। तो रिसर्चर ने किया क्या कि मेडिसिन का प्रयोग कहाँ पर किया? उस बॉन्डिंग को तोड़ने में किया। ठीक, अब एंजियोटेंसिन नामक एक प्रकार का एंजाइम होता है होस्ट सेल के अंदर जो कि बॉन्ड बनाता है किससे? स्पाइक प्रोटीन के साथ। अब स्पाइक प्रोटीन और H2 की इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को मेडिसिन तोड़ने का काम करता है। मेडिसिन ने अगर इस बॉन्डिंग को तोड़ दिया तो जो इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्शन क्या होगा? पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं और एक पर्टिकुलर पर्सन जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो ठीक हो जाएगा। दवा यही काम करने वाली है। और जो फ्लूबिन बेसिकली जो फ्लूबिन, अब जब आप मेडिकल शॉप पे जाओगे तो फ्लूबिन पायरिन के नाम से नहीं मिलेगा, फ्लूबिन मिलेगा। फ्लूबिन के नाम से, फ्लूबिन फ्लाइन के नाम से आपको ये मेडिसिन आपके शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी जब भी आप शॉप पर जाओगे तो। लेकिन इसमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। मीन आप सेल्फ जा करके आप मेडिकल शॉप पे जा करके आप नहीं ले सकते हो। मीन एक पर्टिकुलर डॉक्टर का जो एक्सपर्ट होगा आपको आपको उसकी सलाह या उसका प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अब क्या ये बोला जाए कि क्या ये कोरोना वायरस की मेडिसिन हमेशा एप्लीकेबल होगी या हमेशा वर्क करेगी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जिस प्रकार से कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में होता है तो रोका जा सकता है, खैर उसी प्रकार से अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर आपको 1 दिन या 2 दिन पहले हुआ है या 3 दिन पहले हुआ है फिर तो पॉसिबल है। अगर वो इनिशियल स्टेज में है, ए सिम्टम आपके बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कह तब तो रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप वेंटिलेटर वाले स्टेज पर या आईसीयू वाले स्टेज पर चले गए हो तो ये मेडिसिन फंक्शन नहीं करेगी। ठीक, तो चांसेस कम है कि आप उससे क्योर हो पाओगे। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमने इसमें देखा गया कि मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेडिसिन किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार की बॉन्डिंग को तोड़ता है, और हमारे पास जो अभी नई मेडिसिन डेवलप हुई है उसे क्या बोलते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है और गैलमार्क क्या है कि वो उसे मैन्युफैक्चर करेगा। इसका प्राइस क्या होगा? 103 मतलब पर टैबलेट इसका प्राइस है जो कि फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट वन है हमारे पास आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द कन्वेलेंस प्लाज्मा प्रोटेक्ट। अब यहाँ पर एक और इशू ये आ रहा है कि एक कोई पर्सन है वो कन्वेलेंट प्लाज्मा टेक्निक से जो पर्सन इन्फेक्टेड था वो ठीक हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर से प्लाज्मा लिया, जो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है अब उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया। उससे होना क्या चाहिए कि उस पर्सन को प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। मतलब एक बार वो पर्सन क्योर तो हो जाएगा लेकिन फर्दर उसके साथ इशू ये होगा कि उसकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है या जो भी एंटीबॉडी है कह रहे वो हमेशा फंक्शन करे, कहें कोई ज़रूरी काम नहीं है। कह रहे ये किस पर किया गया? ये एनिमल्स वगैरह पर ट्राई किया गया। कह रहे कि देयर आर द चांसेस क्या फिर से इन्फेक्शन उसको हो सकता है। प्रोटेक्ट तो करता है उसे कोविड-19 के अगेंस्ट में, लेकिन हमेशा एक शील्ड की तरह वर्क करेगा। कह रहे ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और इसके फिर रैंडम बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और स्टिल रिसर्च प्रोसेस इन द प्रोसेस है। एक और आर्टिकल है, ये रिगार्डिंग किसकी बात करते हैं, क्या क्या कह रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन वगैरह इशू हुआ है तो लॉकडाउन की वजह से ह्यूमंस का मेन जो एक्सपेंसन है कह रहे वो जो ट्रैवलिंग है ये सब बंद हो गया। तो जो नॉर्मल जो एनिमल्स हैं, जो नॉर्मल जेनेसिस के लोग हैं, कह रहे यूजुअली हुआ क्या कि जहाँ पे ह्यूमंस रहा करते थे अब वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना एरिया एक्वायर कर रहे हैं। अब ये बर्ड्स की बात कर रहे हैं, कह रहे बर्ड्स क्या होती हैं कि फ्री होकर के अब कहीं भी मूव कर पा रही हैं। ठीक, आप उनकी अलग तरीके की आवाज़ सुन सकते हो। अब माउंटेनियस रीजन की बात करें तो कह रहे कि माउंटेन दुनिया में जो वो 24% माउंटेनियस रीजन है और 30% डिजर्ट वाला इलाका है। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि माउंटेनियस रीजन दुनिया में ज़्यादा है या फिर डिजर्ट वाले रीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें पूछी जा सकती हैं। तो अब राइटर इसमें जो वाइल्ड एनिमल वाला चैप्टर है इसमें आर्टिकल है इसमें यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ रीज़न इसी वजह से कि ह्यूमन की एक्टिविटी कम होने की वजह से
जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं कह रहे वो काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं, और आप उनको ह्यूमन वाले जो हैबिटेबल जोन है आप उन्हें वहाँ पर एक्सेस करते हुए आप वहाँ पर उनको घूमते हुए पा जाओगे। ठीक है, तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। अ स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट विद द ह्यूमन, अगेन वही वाला केस है कि ह्यूमंस ने क्या, ह्यूमन की एक्टिविटी को कम हो, ह्यूमन की अगर एक्टिविटीज़ कम हुई हैं तो उसके बाद से जो वाइल्ड के एनिमल्स हैं या जो बिल्कुल डेंजर वाले जोन में जा चुके थे स्टिल वो देखने को मिल रहे हैं, वो बाहर देख रहे हैं, वो कैमरे में कैद हो पा रहे हैं। ठीक, तो इस पूरे आर्टिकल में उसी को अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को और डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स को और वैराइटीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया कि कौन सी वैरायटी कहाँ पर अवेलेबल होती है। इतना माइक्रो लेवल पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए इसमें जितना भी था डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।